हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करती है एक नए एक्ट के साथ, जो कि एक्ट आपका हरियाणा जुडिशरी के लिए लोकल एक्ट जो हरियाणा का एक है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक्ट का नाम क्या है? द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973, 1973 का आपका रेंट कंट्रोल एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको जनरल लैंग्वेज में रेंट कंट्रोल एक्ट आप बोल देते हो। तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या चीज़ होगा कि मतलब जैसे देखो, रेंट कंट्रोल की बात कर रहे हो तो हर एक स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम आपने दिया होगा। तो जो एग्जाम आप देते हो उसके अंदर देखते हैं ना, ऑलमोस्ट स्टेट के अंदर आपके लोकल एक्ट होते हैं। उनमें से एक एक्ट आपका क्या रहता है, हमेशा रेंट कंट्रोल की बात करते हैं। जैसे राजस्थान है उसके अंदर भी आपका रेंट कंट्रोल की बात करते हैं, पंजाब है वहाँ पे भी कोई ना कोई एक्ट आता होगा, आपका दिल्ली है, दिल्ली के अंदर भी आपके कोई सारे एक लोकल एक्ट होगा। तो उनमें से कुछ एक्ट जो भी हैं उनमें से कोई एक एक्ट जो कि आपका डील करता होता है रेंट कंट्रोल के एक्ट के नाम के साथ। जो आपका हरियाणा का एक्ट है वो आपका हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट। कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन, इविक्शन क्या होता है? किसी भी टेनेंट को इविक्ट करना, मतलब इजेक्टमेंट ऑफ द टेनेंट, या फिर उसको उस मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल देना, वो आपके प्रोविजन इविक्शन के अंदर आएंगे। और कंट्रोल ऑफ रेंट मतलब रेंट को बढ़ाया और घटाया कब जाएगा, कब उसको बढ़ाया जा सकता है, कब उसको कम किया जा सकता है, तो उसको आपने कंट्रोल करवाना है। तो मेनली जो पर्पस आपका रहता है वो इसी तरीके का है कि यहाँ पे अनलॉफुल तरीके से भी कोई भी लैंडलॉर्ड आपके रेंट को ना बढ़ा दे, उसको कंट्रोल करना, और अनलॉफुल तरीके से किसी भी टेनेंट को घर से बाहर ना निकाल दिया जाए, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना आपका इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये जो एक्ट है आपका, अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर जनरल इसका इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री के अंदर कि किस एक्ट के ऊपर ये बेस्ड होगा। इस एक्ट के आने से पहले मतलब कुछ ऐसे प्रोविजन रहे होंगे ना, मतलब देखो जब भी कोई एक्ट आता है उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ तो प्रोविजन होंगे जो उनके अंदर उस तरीके की बातों को डील करता होगा। अब रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं आया था तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्ट तो था पहले जो आपको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग, उस रेंट को कंट्रोल करने का, उसको इविक्शन ना करने के कुछ प्रोविजन बताता होगा। तो वो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आएंगे। और साथ ही इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर आपकी डेफिनेशन का जो पार्ट है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किस किस सब सेक्शन को रीड विद करा जाएगा और किस किस के अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है, वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग समझ लेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मुझे कोई पर्सनल मैसेज करना है, जैसे मतलब कोई भी पर्सनल टॉपिक के ऊपर कोई आपका क्वेरी हो, या फिर मेरी वीडियो लेक्चर से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी आईडी महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से ही रहेगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो के अंदर हम सबसे पहला जो जनरल क्वेश्चन रहता है, जो मतलब एक या दो क्वेश्चन आने हैं, उनमें से पता नहीं चलता कि मतलब एग्जामिनर किस क्वेश्चन को वहाँ पे डाल देगा। तो क्वेश्चन पहला हो सकता है आपका कि इस एक्ट का नंबर कौन सा है। तो 11 एक्ट नंबर की बात करता है कि ये जो एक्ट आपका है 11th है। एक और एक्ट भी आपका 1973 का ही है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा एक्ट ऐसा हमारा है जो 1973 के अंदर आया था। एक राजस्थान के लिए भी है और एक कॉमन सब के लिए भी है। दो एक्ट आपके हैं, आप मेरे को बता सकते हो। राजस्थान के अंदर आपके कुछ एक्ट हैं, वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी आपका एक इंपॉर्टेंट कोड है पूरे इंडिया के अंदर, वो आपका ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होता है, उसको आप मेरे को बताओगे। दूसरा यहाँ पे आता है कि इस एक्ट की आखिर एसेंट कब मिली थी, मतलब एसेंट मिलती है ना कि कब इसको पास कर दिया गया, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मतलब उसकी जो एसेंट आई थी वो गवर्नर की थी, क्योंकि ये लोकल एक्ट है। अब हमेशा लोकल एक्ट के अंदर क्या रहता है कि प्रेसिडेंट की बजाय एसेंट जो देगा वो गवर्नर देगा, और आपका जो सेंट्रल एक्ट होगा उसके अंदर प्रेसिडेंट की एसेंट ली जाती है। तो 25 अप्रैल 1973 को इसको एसेंट मिली थी। 25 अप्रैल को एक और एक्ट है जिसको एसेंट मिली थी, ईयर अलग है, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। दूसरा यहाँ पे बात करता है कि जब इसको एसेंट मिल चुकी थी तो फिर उसको पब्लिश करना पड़ेगा हरियाणा के ऑफिशियल गेजेट के अंदर। तो वो जो डेट थी वो आपकी 27 अप्रैल 1973 को उसको पब्लिश कर दिया गया था। अब ये एक्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर टोटल जितने सेक्शन हैं वो आपके सेक्शन कितने हैं, सिर्फ 24 सेक्शंस की वो बात करता है। छोटा सा एक्ट है, एक या दो क्वेश्चन हद से हद हो सकता है, कभी कभार 3 क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में दे दे, और मेंस के अंदर एक क्वेश्चन या तो 5 नंबर का या फिर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन बनता है, जिसको रीड विद करवाएंगे किसी और के साथ भी, तो वो चीज़ है। उसके बाद आपका शेड्यूल की बात करता है कि इसके अंदर शेड्यूल है जिसके अंदर टेनेंट के रिगार्डिंग बता रखा है कि टेनेंट के अंदर किन किन पर्सन को हम लोग इंक्लूड करते चलेंगे, किसको एक्सक्लूड कर रखा है, मतलब कौन वो पर्सन होंगे जिनको टेनेंट बोला जा सकता है। रूल्स दे रखे हैं 13, आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। एक्सटेंट की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो बात करते हैं, देखो हरियाणा रेंट कंट्रोल की बात कर रहे हो, इसका मतलब हरियाणा पे एप्लीकेबल तो होना ही होना है, पूरे हरियाणा में ही लगेगा वो। अब इसी के अंदर आपका बता रहा है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर लगेगा, क्योंकि एक्ट का नाम हरियाणा अर्बन की ही बात करता है रेंट कंट्रोल को करने के पर्पज से। तो आपका अर्बन एरियाज़ के अंदर लगेगा, मतलब रूरल एरिया के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी अब नहीं है। नॉट
एप्लीकेबिलिटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपके बता रहे हैं कि कंटोनमेंट एरिया जो मतलब आपके मिलिट्री स्टेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके ऊपर उनके खुद के एक्ट लगते हैं, मतलब मिलिट्री एरिया होगा जो भी उनके ऊपर उनके खुद के आर्मी एक्ट वगैरह लगेंगे, जबकि ये जो एक्ट है आपका इसकी एप्लीकेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, जिसको आप कंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे अम्बाला में हरियाणा में, बता देता हूँ पहले, हरियाणा में अम्बाला भी है, हिसार के अंदर भी आपका कैंट, तो वहाँ पे। उसके बाद आपका बोलता है इस सेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को और उसके बाद समझेंगे ये केस जोगिंदर सिंह वर्सेस हरीश कुमार 2010 का केस है। बेयर एक्ट आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे सारे कुछ समझाता रहूँगा। बाकी सजेशन यही करूँगा कि हरियाणा का जो भी एक्ट है, मतलब जो भी आपके बेयर एक्ट हैं, आपकी जुडिशरी की प्रॉपर तैयारी करनी है तो आपको बेयर एक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, बेयर एक्ट आप ले लीजिए। बाकी जो बेयर एक्ट लेने हैं उसके लिए भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से बेयर एक्ट आपको लेने चाहिए। तो जो आपके जनरल सेंट्रल एक्ट हैं उनके लिए आप यूनिवर्सल का येलो कलर का जो बेयर एक्ट है उसको प्रेफर करिए। बाकी जितने लोकल मिलते हैं उनके रिगार्डिंग आपका जैसे ये सिंगला का लिखा हो तो सिंगला का मिलता है, एक दो और भी आते हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो सिंगला का वैसे मेरे को ये जो एक्ट है ये आपका सिंगला का बेस्ट लगा, उसके अंदर नीचे कमेंट भी दे रखे हैं, ऊपर आपका कंसेप्ट भी है। हालांकि एज कम्पेयर टू अगर यूनिवर्सल के साथ करोगे जैसे तो उसके अंदर तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह कुछ नहीं होती, यूनिवर्सल में बहुत रेयर चांस है, इसके अंदर कुछ कभी कभार कोई मिस्टेक मिल जाती है। तो चलिए अपन बाहर ना जाते हुए एक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखो इसको ना बेयर एक्ट को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले यही चीज़ें आपकी रह गई थी, एक्सटेंट वगैरह ये हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है आपकी बेस्ड ऑन कि ये एक्ट आपका किस पे बेस्ड है, मतलब ये एक्ट जब नहीं था तो और कोई कौन सा एक्ट था जिसके अंदर इसके प्रोविजन थे रेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपका ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 था जिसके अंदर प्रोविजन बता रहे थे, उसी हिसाब से उनको डील किया जाता था। उसके बाद आपकी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, क्यों ये एक्ट आपका एग्जिस्टेंस में आ रखा है, मतलब ये जो हरियाणा रेंट कंट्रोल को आप लेके आए हो उसको लेके आने का मेन पर्पस क्या था। कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन होंगे जो आपके प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहे थे, तो उसकी डिफेक्ट को खत्म करना एक चीज़। दूसरा बोलते हैं टू कंट्रोल द अनरीजनेबल इंक्रीज ऑफ द रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग एंड रेंटेड लैंड, मतलब जो भी आपकी रेंटेड लैंड है वो और बिल्डिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको मैं आपको बता दूंगा सेक्शन 2 के अंदर इनकी डेफिनेशन दे रखी है प्रॉपरली, उसको समझ लेंगे। तो जो भी आपकी सेंट्रल सर्टेन आपकी कुछ बिल्डिंग है, कुछ भी बिल्डिंग हो सकती है या फिर रेंटेड लैंड हो सकती है, उनके ऊपर जब भी कोई किराए को बढ़ाने की बात करेगा लैंडलॉर्ड, तो वहाँ पे रीजनेबिलिटी देखी जाएगी कि कितने रीजन है, मतलब लोकेलिटी के अंदर हो सकता है कि उस क्लास ऑफ बिल्डिंग के अपने रेंट सारी लोकेलिटी के अंदर ही बढ़ गए हों तो एक लैंडलॉर्ड पर्टिकुलर बिल्डिंग के भी बढ़ा देगा। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उस तरीके का कोई भी रेंट ना बढ़ाया गया और फिर भी ये पर्सन आपका क्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड उसकी रेंट को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल करने के पर्पज से इस एक्ट के अंदर आपके कुछ प्रोविजन दे रखे हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसका दूसरा बोलते हैं टू कंट्रोल द इविक्शन ऑफ द टेनेंट विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कारणों के कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी टेनेंट को इविक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा तो हम एसआरए में भी पढ़ते हैं 5 और 6 के अंदर की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में से किसी भी टेनेंट को कोई भी लैंडलॉर्ड विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो पहले इसी एक्ट के अंदर रहेगा हरियाणा में, अगर वो भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तो हम एसआरए में जा सकते हैं, स्पेसिफिकली वहाँ पे रिलीफ उसको मिल सकती है। तो यहाँ पे दूसरा पर्पस क्या है कि किसी भी टेनेंट को इलीगल तरीके से, इलीगल तरीका एक तो ये चीज़, और दूसरा विदाउट एनी सफिशिएंट कोज उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता एक लैंडलॉर्ड, उसको भी आप कंट्रोल करने के रिगार्डिंग आपके इसके अंदर प्रोविजन दे रखे हैं। तीसरा बोलता है टू क्रिएट द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, टेनेंट के और लैंडलॉर्ड के हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको बनते रहे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपकी एक डॉक्ट्राइन भी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पे क्या बोलता है कि एक तरीके से भाईचारे वाले रिलेशन आपके बने रहने चाहिए हमेशा, हार्मोनियसली मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे रहते रहो और लैंडलॉर्ड भी आपको दुखी ना करे और टेनेंट भी ना करे, इस तरीके के रिलेशनशिप को मेंटेन करवाना यहाँ पे इस एक्ट का मेन पर्पज। उसका लास्ट आपको बोलता है हैम्पर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज, अर्बन जितने भी एरिया हैं उनका स्पीडली तरीके से आपका डेवलपमेंट करा जा सके, इसके लिए भी इस एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान स्पेसिफिकली नहीं दे रखे, इम्प्लाइडली सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे दिया हो सकता है कि ताकि अगर देखो रेंट नहीं बढ़ेगा तो हो सकता है कि लोग अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा जाएं, वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, उनके रेंट पे जो बिल्डिंग है वो आपकी सस्ते में मिलेगी, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑब्वियसली होना ही होना है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो चलिए आज जो बेयर एक्ट के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं वो पढ़ लेते हैं। पहले आपका इसके अंदर प्रीमियर दे रखा है रिसीव द एसेंट ऑफ The Governor of Haryana on 25th of April 1973 and was published in Haryana Gazette Legislative Supplement Part 1 dated 27th of April 1973। 1973 की ये चीज़ आपको मैंने बता दी थी, दोनों चीज़ इसके अंदर सेम दे रखी हैं। उसके बाद आपका एन एक्ट वही चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ द रेंट ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स एंड रेंटेड लैंड सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ द अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया के अंदर होना चाहिए, मतलब आपके एक्सटेंट के ऊपर बताया ना, ऑल अर्बन एरियाज के ऊपर, ये हरियाणा के जितने भी अर्बन एरिया हो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल करेगा, तो वो चीज़ बता रहा है।
फिर आपका बता रहा है एंड इविक्शन ऑफ द टेनेंट देयर फ्रॉम, वहाँ से इविक्ट होने से यहाँ पे रोके जाने के पर्पज से इस एक्ट के मेन पर्पज इसी को बोल सकते हो। तो जो सेक्शन आपका है अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सेक्शन के अंदर फर्स्ट सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, सबका शॉर्ट टाइटल दिया होता है वहाँ पे कि क्या बोलते हो इस एक्ट को, तो क्या बोलते हैं यही ऊपर नाम लिखा हुआ है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। उसके बाद आपका सेकंड क्लास जो बता रहा है वो बता रहा है इट शैल एक्सटेंड टू ऑल द अर्बन एरियाज इन हरियाणा बट नथिंग देयर इन कंटेन शैल अप्लाई टू द कंटोनमेंट एरिया। मतलब हरियाणा के हर एक अर्बन एरिया के ऊपर तो ये लगेगा, लेकिन कंटोनमेंट एरिया मतलब कैंट के ऊपर, छावनी क्षेत्र जिनको बोलते हो, उनके ऊपर आप इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं करोगे। वहाँ पे उनके खुद के सेपरेट एक्ट बने हुए, उन्हीं के अंदर उनको डील करा जाएगा। थर्ड क्लॉज इसके ऊपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बेरक में नीचे केस भी दिया गया जोगिंदर सिंह वर्सेस हरीश कुमार 2010 का आरसीआर का केस है। अब ये क्या बोलता है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। मतलब बात ये हो रही है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, मैं लेके चल रहा हूँ मेरी खुद की बिल्डिंग को, कि इस बिल्डिंग का हमने क्या कर दिया 1970 में इसकी कंस्ट्रक्शन बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। इसका कंस्ट्रक्शन जो था, इसको बनाने का काम जो था 1970 के अंदर हम देखो स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये क्या चीज़ कर रहा है कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन इस एक्ट के आने के दिन तैयार हुआ था, मतलब कंप्लीट किस दिन हुआ उस दिन की बात कर रहे हैं, या तो वो दिन था जिस दिन ये एक्ट आया उसी दिन बन के तैयार हुई है, मतलब 1970 में स्टार्ट करी, 73 को इस दिन ऑफिशियल गजट में जिस दिन आया, या फिर ये वाले दिन, इनमें से यहाँ वाले दिन 27 अप्रैल 1973 को ये बन के तैयार हो गई थी। तो बात करता है एक्ट की इस बिल्डिंग को बने हुए जब तक 10 साल नहीं हो जाते ना, मतलब बात हो रही है कि बिल्डिंग की कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन से लेके और जो आपका आगे का 10 साल का पीरियड है तब तक उसको एक्सक्लूड किया गया, उस बिल्डिंग के ऊपर ये एक्ट आपका अप्लाई नहीं होता है। अब दोबारा पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। बोलता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई, इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो अप्लाई होता हो टू एनी बिल्डिंग, ऐसे किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच, जिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जिस बिल्डिंग का आपका कंस्ट्रक्शन का काम या तो इस एक्ट के आने वाले दिन कंप्लीट हो रहा है या फिर इसके आने के बाद कभी भी कंप्लीट हो रहा है, तो उस केस में ऑफ दिस एक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब यूँ बोलते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। इस बिल्डिंग के बनने की बाद 10 साल जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। मतलब इस बिल्डिंग के बनने के बाद 10 साल को पहले स्किप करना पड़ेगा, बीच में 10 साल लैप्स करवाएंगे, उसके बाद ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यही आपका सेक्शन 1 के क्लॉज 3 के अंदर ये वाली चीज़ दे रखी है, जो कि डिसाइड हुआ था जोगिंदर सिंह वर्सेस हरीश कुमार के केस के।